गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप किसी सुपरमार्केट में जाती हैं और आपकी नजर एक चमकीले लाल बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा है एक खरीदें एक मुफ्त पाएं। या हम सबने ये देखा है। हाँ। और ईमानदारी से कहूं तो कई बार हम वो चीज खरीद भी लेते हैं जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। तो ये कोई जादू नहीं है और ना ही स्टोर की कोई अचानक जागी हुई दरिया दिली है। इसके पीछे एक एक पूरी रणनीति काम कर रही होती है जिसे एक खास डिपार्टमेंट चलाता है, सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे पास सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट की कार्यात्मक गतिशीलता पर आधारित कुछ दिलचस्प सामग्री है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विभाग जो हमारे खरीदने के फैसलों पर इतना गहरा असर डालते हैं वो असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। हाँ, तो हमारा मिशन साफ है, पर्दे के पीछे झांककर ये पता लगाना कि ये विभाग हमें तुरंत कुछ खरीदने के लिए कैसे मना लेते हैं और उनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ये सिर्फ छूट देने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को परत दर परत समझते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी काम से, योजना बनाना यानी प्लानिंग। जो छूट और ऑफर हम देखते हैं वो किसी मैनेजर के दिमाग में ऐसी अचानक तो नहीं आते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सामग्री बताती है कि सेल्स प्रमोशन विभाग बहुत सोच समझकर शॉर्ट टर्म प्रमोशनल कैंपेन्स डिजाइन करता है जिनके कुछ खास उद्देश्य होते हैं। हाँ, और यहाँ ये योजना शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। यही चीज इन गतिविधियों को कंपनी के बैलेंस शीट में सिर्फ एक खर्च होने से बचाती है और इसे एक निवेश बनाती है। अच्छा, एक निवेश। हाँ, जब कोई कंपनी किसी प्रमोशन पर पैसा लगाती है तो वो हवा में तीर नहीं चला रही होती, उसका एक साफ लक्ष्य होता है। जैसे कि बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाना। बिल्कुल, जैसे क्या इस तिमाही में बिक्री को 15% बढ़ाना है, या फिर क्या सर्दियों का स्टॉक गर्मियों से पहले हर हाल में निकालना है। हर प्रमोशन के पीछे एक सोची समझी वजह होती है। इसीलिए इन्हें अल्पकालिक गतिविधियां कहते हैं, क्योंकि इनका मकसद तत्काल इमीडिएट परिणाम देना होता है। ये निवेश वाली बात दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रमोशन फेल हो जाता है तो उसे सिर्फ एक बुरा आइडिया नहीं बल्कि खराब निवेश माना जाता होगा। एग्जैक्टली। तो मतलब हर ऑफर के पीछे एक मिशन होता है, लेकिन मिशन तय करने के बाद सवाल यह है कि कौन सा हथियार चुना जाए। मतलब 50% छूट दें या एक पर एक मुफ्त दें। यहीं पर मार्केट रिसर्च की भूमिका आती होगी, है ना? बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी है। विभाग ये कैसे जानता है कि कौन सा ऑफर काम करेगा? इसका जवाब है बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ग्राहक क्या खरीदते हैं, बल्कि ये भी कि वे क्यों और कैसे खरीदते हैं। अच्छा। वो ग्राहकों की पसंद, उनकी प्राथमिकताओं और उनके खरीदने के व्यवहार का
गहराई से अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि रिसर्च का लक्ष्य सबसे प्रभावी प्रचार उपकरण की पहचान करना होता है। मतलब हर ग्राहक समूह के लिए अलग अलग। हाँ, जो ऑफर कॉलेज के छात्रों को आकर्षित करेगा, जरूरी नहीं कि वो छोटे बच्चों वाले परिवारों को भी लुभाए। लेकिन क्या ये रिसर्च हमेशा सही होती है? कई बार तो ऐसा लगता है कि कंपनियां बस वही पुराने डिस्काउंट बार बार चलाती रहती हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। कई बार कंपनियां सुरक्षित रास्ता अपनाती हैं, लेकिन अच्छी कंपनियां लगातार प्रयोग करती हैं। मुझे एक FMCG कंपनी का किस्सा याद है जहां उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा था। आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर इनाम इतना छोटा था कि किसी ने हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये बाजार अनुसंधान की विफलता का एक क्लासिक उदाहरण था। उन्होंने ये पता ही नहीं किया कि उनके ग्राहकों के लिए क्या चीज रोमांचक है। तो मतलब बिना रिसर्च के पैसा बर्बाद हो सकता है। बहुत सारा पैसा और समय। ये अनुमान लगाने के खेल को एक विज्ञान में बदल देता है, जहां डेटा के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। तो पहले एक मिशन तय होता है, फिर रिसर्च से सही हथियार चुना जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देता है और अक्सर हमें अपनी जेब ढीली करने पर मजबूर कर देता है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो सीधे ग्राहकों को टारगेट करते हैं। बिल्कुल। इसे कहते हैं डिजाइनिंग कंज्यूमर प्रमोशंस। हमारी सामग्री में कुछ क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सीधी छूट देना, डिस्काउंट्स, कूपन्स जारी करना, कॉन्टेस्ट्स करवाना, मुफ्त सैंपल बांटना या फिर खरीद के साथ कोई उपहार यानी गिफ्ट्स देना। ये सब तो बहुत जाने पहचाने लगते हैं। और इनके जाने पहचाने लगने की एक वजह है। ये काम करते हैं। इन सब के पीछे दिमाग का एक सीधा सा खेल है, पर है बड़ा असरदार। इनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को तुरंत खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? यहाँ दो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। पहला है स्केर्सिटी प्रिंसिपल, यानी दुर्लभता का सिद्धांत। अच्छा, मतलब लिमिटेड टाइम ऑफर वाला फंडा। बिल्कुल। जब कोई ऑफर सीमित समय के लिए होता है या सिर्फ पहले 100 ग्राहकों के लिए होता है, तो ये एक तात्कालिकता की भावना, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करता है। हमें लगता है कि ये चीज दुर्लभ है और मौका हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्धांत है लॉस अवर्जन, यानी हानि से बचने की प्रवृत्ति। हानि से बचना। हाँ, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि एक अच्छी डील पाने की खुशी से कई ज्यादा तकलीफ हमें एक अच्छी डील खो देने का डर देता है। अच्छा। तो 50% छूट का बोर्ड देखकर हमारा दिमाग ये नहीं सोचता कि वाह मैं पैसे बचा रही हूँ, बल्कि ये सोचता है कि अगर मैंने ये नहीं खरीदा तो मैं पैसे बचाने का ये मौका खो दूंगी। वाह, कंपनियां हमारी इसी भावना का इस्तेमाल करती हैं। ये सभी तकनीकें तर्क से ज्यादा हमारी भावनाओं पर असर करती हैं। हाँ, हमारी भावनाओं पर। तो वो सिर्फ हमें सामान नहीं बेच रहे, वे हमारे मनोविज्ञान के साथ भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। ये तो हुई ग्राहकों की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेल्स प्रमोशन का एक और पहलू है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, एक अनदेखा युद्ध क्षेत्र। अब चर्चा का रुख ग्राहकों से हटाकर उन लोगों की ओर मोड़ते हैं जो सामान हम तक पहुंचाते हैं, यानी थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। हाँ, यहाँ ट्रेड प्रमोशन की अवधारणा सामने आती है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ ग्राहकों को ही खरीदने के लिए नहीं मना रही, बल्कि उन दुकानों और डीलरों को भी अपना माल बेचने के लिए प्रेरित कर रही है। ये कैसे होता है? और इसके लिए भी उनके पास अपने तरीके होते हैं। स्रोत में इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि व्यापार छूट, ट्रेड डिस्काउंट्स, जहां ज्यादा माल खरीदने पर दुकानदार को ज्यादा छूट मिलती है। या फिर डीलरों के लिए प्रतियोगिताएं, डीलर कॉन्टेस्ट्स, जहां सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले डीलर को विदेश यात्रा जैसा कोई बड़ा इनाम मिलता है। अरे वाह! और इसके अलावा सीधा सीधा बोनस भी दिया जाता है। ये एक पूरी अलग दुनिया है जो ग्राहकों से छिदी रहती है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? क्या इसका असर इस पर पड़ता है कि हमें दुकान में कौन सा सामान कहाँ रखा मिलता है? आपने बिल्कुल सही समझा। इसे आप शेल्फ स्पेस के लिए एक छिपी हुई लड़ाई कह सकते हैं। ट्रेड प्रमोशन का मुख्य मकसद चैनल पार्टनर्स को उत्पाद को आगे बढ़ाने यानी पुश करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब अगली बार जब कोई किसी दुकान में जाए तो ये सोचे कि जो सामान आंखों के ठीक सामने रखा है वो शायद सबसे अच्छा नहीं, बल्कि वो है जिसे रखने के लिए दुकानदार को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो हमारी पसंद को हमारे खरीदने से बहुत पहले ही शक्ल दिया जा रहा है। बिल्कुल। ये बिक्री प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा हिस्सा है। कमाल है। तो ये शेल्फ पर रखी चीजों का लोकतंत्र नहीं है,
ये एक तरह की क्यूरेटेड प्रदर्शनी है जिसे पैसों से प्रभावित किया गया है। यही सच है। कंपनियां दोहरी रणनीति अपनाती हैं। एक तरफ वे विज्ञापनों से पुल स्ट्रैटेजी अपनाती हैं, यानी ग्राहकों को अपनी ओर खींचती हैं। दूसरी तरफ वे ट्रेड प्रमोशन से पुश स्ट्रैटेजी अपनाती हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को दुकानों के जरिए ग्राहकों की ओर धकेलती हैं। और जब ये दोनों रणनीतियां एक साथ काम करती हैं तो बिक्री आसमान छूती है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो विशाल अभियान एक साथ चल रहे हैं। एक हमारे लिए यानी ग्राहकों के लिए, और दूसरा पर्दे के पीछे दुकानदारों के लिए। इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाता है, ऐसा न हो कि दोनों आपस में टकरा जाएं? हाँ, यहीं पर टीम वर्क और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का महत्व सामने आता है। और ये समन्वय बेहद जरूरी है। हमारी सामग्री, खासतौर पे विज्ञापन विभाग, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के साथ सेल्स प्रमोशन विभाग के समन्वय पर प्रकाश डालती है। अच्छा, कल्पना कीजिए कि एक कंपनी ने टीवी पर एक नए शैम्पू का शानदार विज्ञापन दिया है। आप अगले दिन दुकान पर पहुंचती हैं और आपको उस शैम्पू पर 20% की छूट का एक प्रमोशनल ऑफर भी मिलता है। ये तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, विज्ञापन ने इच्छा जगाई और प्रमोशन ने उसे तुरंत खरीदने का कारण दे दिया। इसीलिए संदेश और समय में एकरूपता बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये समन्वय ना हो तो क्या हो सकता है? तब गड़बड़ हो सकती है। मान लीजिए विज्ञापन तो चल रहा है, लेकिन ट्रेड प्रमोशन फेल हो गया और वो शैम्पू ज्यादातर दुकानों में उपलब्ध ही नहीं है। ओ, तो ग्राहक दुकान जाएगा, बिल्कुल, उसे शैम्पू नहीं मिलेगा और वो शायद प्रतियोगी का प्रोडक्ट खरीद लेगा। कंपनी का सारा विज्ञापन का पैसा बर्बाद। समझ गई। अब आते हैं इस पूरी मशीनरी के ईंधन पर, पैसा। बिल्कुल, ये सब करने में छूट देना, प्रतियोगिताएं आयोजित करना, डीलरों को बोनस देना, बहुत पैसा लगता होगा। हाँ बिल्कुल। इस सब का हिसाब किताब कौन रखता है? यहाँ बजट बनाने यानी बजटिंग की भूमिका आती है। बिल्कुल, ये विभाग एक पूरा बजट तैयार करता है। ये तय करता है कि अलग अलग योजनाओं के लिए कितना फंड दिया जाएगा, और फिर ये भी सुनिश्चित करता है कि खर्च नियंत्रित रहे। तो ये एक तरह से रियलिटी चेक होता है। हाँ, इसे व्यावसायिक वास्तविकता से जोड़ना जरूरी है। एक शानदार प्रमोशनल आइडिया जो शायद बिक्री को आसमान पर पहुंचा दे, तब तक बेकार है जब तक कि वो आर्थिक रूप से संभव न हो। यहीं पर अक्सर प्रमोशन टीम और फाइनेंस टीम के बीच थोड़ी खींचतान भी होती है। अच्छा, प्रमोशन वाले बड़ा सोचना चाहते हैं और फाइनेंस वाले पूछते हैं इससे मिलेगा क्या, मतलब आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वे ये कैसे तय करते हैं कि कोई प्रमोशन सफल रहा या नहीं? क्या वे सिर्फ ये देखते हैं कि बिक्री बढ़ी या नहीं? ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि बिक्री बढ़ी क्या, बल्कि ये होता है कि इस प्रमोशन की वजह से कितनी अतिरिक्त बिक्री हुई। मतलब वो बिक्री जो प्रमोशन के बिना नहीं होती। एग्जैक्टली। विभाग को यह साबित करना होता है कि प्रमोशन पर खर्च हुए 5 लाख रुपए के कारण बिक्री सिर्फ 5 लाख नहीं बल्कि शायद 15 लाख रुपए बढ़ी। इसी गणित पर पूरा खेल टिका है। बजटिंग विभाग पूरी प्रक्रिया को योजना से लेकर वित्तीय नियंत्रण तक एक साथ लाता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? जब हम अगली बार कोई सेल का टैग देखें तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक छूट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही रणनीतिक, डेटा पर आधारित और मनोवैज्ञानिक रूप से चालाक विभाग काम कर रहा है। बिल्कुल। हमने देखा कि वे कैसे एक मिशन के साथ योजना बनाते हैं, बाजार का अनुसंधान करके सही हथियार चुनते हैं, फिर हमारे लिए यानी ग्राहकों के लिए और दुकानदारों के लिए अलग अलग प्रमोशन डिजाइन करते हैं, और फिर वे विज्ञापन विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, और ये सब कुछ एक तय बजट के अंदर करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और सोचा समझा काम है। बिल्कुल। जो बात यह सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि हम सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं, वो छूट, वो कूपन या वो प्रतियोगिता। हाँ, बस वही लाल वाला टैग। हाँ। लेकिन जैसा कि हमने आज चर्चा की, उस एक ऑफर के पीछे अनुसंधान, योजना, मनोविज्ञान, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय समन्वय की एक अदृश्य मशीनरी काम कर रही होती है। यह हमें याद दिलाता है कि बाजार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हमारी पसंद और हमारे फैसले अक्सर उन धागों से नियंत्रित होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंचते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार सबके लिए। अगली बार जब कोई सीमित समय का ऑफर या बाय वन गेट वन जैसा कोई प्रमोशन देखें, तो एक पल के लिए रुककर ये सोचें, इस प्रमोशन के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है?
क्या ये वाकई ग्राहक को फायदा पहुंचाने के लिए है या ये कंपनी की कोई समस्या सुलझाने के लिए है? जैसे पुराना स्टॉक खत्म करना, किसी नए प्रतियोगी को बाजार में आने से रोकना, या फिर दुकानदारों को अपना प्रोडक्ट और ज्यादा बेचने के लिए प्रेरित करने की एक चालाक तरकीब? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब शायद हमें एक ज्यादा जागरूक खरीदार बना दे।